चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक खास हिस्से की सैर पर। एक ऐसी जगह जो पहाड़ों, नदियों और जमीन में छिपे खजानों से भरी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी बघेलखंड पठार की। आइए इस अनोखी जमीन के राज को परत दर परत खोलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा गाइड। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि इस पठार की पूरी कहानी का एक विजुअल खाका है। यहाँ की हर एक घाटी और हर एक पहाड़ी हमें इस इलाके का एक नया राज बताने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ये पूर्वी बघेलखंड पठार आखिर है क्या? देखिए, नाम से ही जाहिर है कि ये बड़े से बघेलखंड पठार का वो पूर्वी हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसे करोड़ों सालों से प्रकृति ने, मतलब कि नदियों ने और जियोलॉजी ने मिलकर घड़ा है। ये देवगढ़ और छुरी की पहाड़ियों के ठीक बीच में बसी है, जो इसे एक बहुत ही खास पहचान देती है। अब बात करते हैं इसके आकार और फैलाव की। तो सवाल ये है कि ये पठार असल में कितना बड़ा है और कौन-कौन से इलाकों में फैला हुआ है। चलिए देखते हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बिल्कुल नहीं। 21,863 21,863 वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगाना हो तो ये दिल्ली के एरिया से लगभग 15 गुना बड़ा है। मतलब वाकई में एक बहुत बड़ा इलाका है ये। और इस नंबर को थोड़ा और पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये चार्ट देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का 16.16% हिस्सा सिर्फ यही पठार है। इससे समझ आता है कि ये कितना जरूरी इलाका है। अच्छा, तो कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? देखिए, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से शुरू होकर कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर तक फैला है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि सरगुजा का मैनपाट और बलरामपुर की सामरी तहसील इसमें नहीं गिने जाते। तो चलिए अब मैप की बाउंड्री से आगे बढ़कर जरा इसकी जमीन को देखते हैं कि असल में ये दिखता कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। वापस आते हैं अपने इस विजुअल गाइड पर। देखिए, साफ दिख रहा है कि इस पूरे लैंडस्केप पर चांगभखार देवगढ़ की पहाड़ियों का राज है। यही पहाड़ियां आप कह सकती हैं इस इलाके की पहचान है। और इन सब पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है देवगढ़, पूरे 1033 मीटर ऊंची। ये इस पठार का समझिए क्राउनिंग पॉइंट है। पर देवगढ़ अकेला नहीं है। ये टेबल देखिए, यहाँ मुर्की है, तंजरा राजपुरी है, जतर सुखा भी है और भी कई चोटियां हैं। ये सब मिलकर इस इलाके को इसका ऊबड़ खाबड़ रगेड लुक देती हैं। अब जमीन की बात हो गई तो पानी की बात तो करनी ही पड़ेगी। चलिए उन नदियों को देखते हैं जिन्होंने इस पठार को काटा छांटा है और जो यहाँ की लाइफलाइन है। तो इस पठार पर बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? ये हैं बनास, गोपद, रिहंद, कहार और बीजल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी की सारी नदियां सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये उत्तर की तरफ बहती हैं, जो हमें बताता है कि इस पठार का ढलान उत्तर की ओर है। अब इतने सारे नाम याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, बन गोरी कहे बीज। है ना बढ़िया? बन से बनास, गो से गोपद, री से रिहंद, कहे से कहार और बीज से बीजल। हो गई सारे नाम याद? कितना आसान। ये पठार सिर्फ नदियों का घर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी वाटर डिवाइड है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऊंची छत की तरह है। जब बारिश होती है तो पानी का कुछ हिस्सा एक तरफ बहकर गंगा सिस्टम में चला जाता है और बाकी का हिस्सा दूसरी तरफ बहकर महानदी सिस्टम में। ये चीज इसे इंडिया के वाटर मैप पर एक बहुत ही खास जगह देती है। चलिए अब जरा जमीन की सतह के नीचे झांकते हैं। देखते हैं कि इस पठार के अंदर कौन से खजाने छिपे हैं और इसकी मिट्टी में क्या जादू है। इस इलाके का सबसे बड़ा, सबसे कीमती खजाना है कोयला। यहाँ कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं और इसका सीधा कनेक्शन इसकी जियोलॉजी से है। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लाल पीली मिट्टी मिलती है और हम सब जानते हैं कि जैसी मिट्टी वैसी खेती। और इसी लाल पीली मिट्टी की वजह से यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं मक्का और दूसरे मोटे अनाज। ये फसलें इस तरह की मिट्टी में सबसे अच्छी उगती हैं। तो सवाल ये है कि ये कोयला आया कहाँ से? इसका जवाब छिपा है इसकी बनावट में। ये पूरा पठार गोंडवाना चट्टानों से बना है जो जुरासिक काल की हैं, और यही गोंडवाना रॉक्स कोयले के लिए मशहूर हैं।
देखा कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए फटाफट उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो याद रखने में बहुत मदद करेंगे। अगर कोई पूछे कि पूर्वी बघेलखंड पठार को 4 चीजों में बताओ तो वो ये होंगी: कोयला, लाल पीली मिट्टी, जुरासिक युग की चट्टानें और उत्तर की ओर ढलान। बस ये 4 चीजें ही इस पठार की पूरी कहानी कह देती हैं। और हाँ, जैसे नदियों के लिए ट्रिक थी, जिलों के लिए भी है। एक और आसान सी लाइन है: मन को सूरज सर पर बल। मन से मनेंद्रगढ़, को से कोरिया, सूरज से सूरजपुर, सर से सरगुजा और बल से बलरामपुर। है ना याद रखने का एक मजेदार तरीका? और आखिर में वो एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस पठार का भविष्य इसके करोड़ों साल पुराने कोयले के भंडारों पर आखिर कितना निर्भर करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस इलाके के अतीत को उसके आने वाले कल से जोड़ता है, और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। जरा इन गहरे निशानों पर नजर डालिए। ये संकीर्ण घाटियां देखने में ये पृथ्वी की सतह पर पड़े गहरे घावों जैसी लगती हैं, और सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी असीम शक्ति थी जिसने इतनी कठोर ठोस चट्टान को इस तरह चीर कर रख दिया। तो इस शक्ति के स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें ऊंचाई की ओर चलना होगा। हमें चढ़ना होगा पूर्वी बघेलखंड पठार की उस प्राचीन ऊंची भूमि पर जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। ये हैं चांग भखार देवगढ़ के पहाड़ियां, उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, सबसे ऊबड़-खाबड़ भूभाग। और यही वो जगह है जो हमारी इस भौगोलिक यात्रा का शुरुआती बिंदु है। और यहीं इन्हीं ऊंचाइयों पर जन्म लेती है वो महान शिल्पकार शक्ति। जब मॉनसून की भारी बारिश इन पहाड़ियों के उत्तरी ढलानों से टकराती है, तो यही पानी उन शक्तिशाली नदियों को जीवन देता है जो नीचे की जमीन को सदियों से एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए अब इस प्राचीन भूदृश्य के सबसे ऊंचे, सबसे अहम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, उस शिखर की ओर जहां से इस पूरे क्षेत्र का नजारा हमारी आंखों के सामने होगा। 1033 मीटर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है देवगढ़, चांग भखार देवगढ़ श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। हम कह सकते हैं कि ये इस पूरे पठार का मुकुट है। लेकिन देवगढ़ कोई अकेली चोटी नहीं है। नहीं, ये तो मुरखई पहाड़, सोनत पहाड़ और ऐसी ही कई और चोटियों की एक पूरी श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है। ये सारी चोटियां मिलकर एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती हैं, जो इस पूरे इलाके को इसकी एक खास पहचान देती है। और इन पहाड़ियों की अहमियत सिर्फ इनकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इनकी प्राचीन चट्टानों के गर्भ में छिपा है कोयला और बेरिल जैसे बहुमूल्य खनिजों का भंडार, एक ऐसा खजाना जो इस भूमि को आर्थिक और भूवैज्ञानिक दोनों ही लिहाज से एक और गहरी परत देता है। तो अब इन ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और अपना ध्यान उस रचनात्मक शक्ति पर केंद्रित करते हैं जो यहीं से जन्म लेती है। ये हैं नदियां, इस भूमि की असली शिल्पकार। जैसे कि महानदी की एक बहुत ही अहम सहायक नदी हसदो, वो अपनी लंबी यात्रा इन्हीं पहाड़ियों से शुरू करती है, और इसी वजह से ये पूरा इलाका एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र बन जाता है। मतलब एक ऐसा इलाका जहां का सारा पानी बहकर एक ही नदी तंत्र में जाता है और पूरे क्षेत्र को जीवन देता है। और ये नदियां बनाती क्या हैं? वो बनाती हैं ये संकीर्ण घाटी। ये घाटियां पानी की निरंतर, बिना थके काटते रहने की शक्ति का एक जीता जागता सबूत हैं। यहां पर अकेली हंस तो नहीं है। बनास, रामसर और गोपड़ नदियां ये सब मिलकर काम करती हैं, और एक साथ मिलकर ये इन गहरी संकरी घाटियों का एक बहुत ही जटिल जाल बुनती हैं। अगर नक्शे पर देखें तो ये किसी पेड़ की जड़ों जैसा या शरीर की नसों जैसा एक नेटवर्क लगता है, जो असल में इस पूरे भूदृश्य का जीवन रक्त है। तो उन ऊंची ऊर्जा वाली संकरी घाटियों से निकलकर अब हम उन चौड़े मैदानों, उन बेसिनों की ओर बढ़ रहे हैं जहां पहुंचकर इन नदियों का स्वभाव ही बदल जाता है। यहां ये एक ज्यादा विस्तृत, ज्यादा फैले हुए भूदृश्य को आकार देती है। यहां मुख्य रूप से 2 बड़े बेसिन बनते हैं। एक है रिहंद बेसिन, जिसे हम सिंगरौली के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तरी सीमा पर वाड्रफनगर तहसील में फैला हुआ है। और दूसरा है कहार बेसिन। ये उत्तर पूर्व में रामानुजगंज क्षेत्र में है, जिसे कहार नदी बनाती है।
तो अब हम अपनी इस यात्रा के उस मोड़ पर हैं जहां हम चट्टान और पानी के बीच चल रहे इस भव्य भूवैज्ञानिक नाटक का सार समझ सकते हैं। तो ये है पूरी तस्वीर, एक प्राचीन पठार जिसे पानी की अथक लेकिन बेहद धैर्यवान शक्ति ने युगों से तराशा है, और ये काम आज भी जारी है। ये कोई मरा हुआ स्थिर भूदृश्य नहीं है, बल्कि ये हमारी आंखों के सामने एक जीता जागता सांस लेता हुआ इतिहास है। और अंत में एक सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि प्राचीन चट्टान और इस अथक बहते पानी के बीच का ये शाश्वत नृत्य आखिर और कितने युगों तक यूं ही चलता रहेगा। तो हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि आखिर इन दो महत्वपूर्ण घाटियों सरगुजा और हसदे रामपुर बेसिन का निर्माण हुआ कैसे। आइए इस भूवैज्ञानिक पहेली को एक एक करके परत दर परत सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं सरगुजा बेसिन से। इसे पूर्वी बघेलखंड पठार का मध्यवर्ती उच्च मैदान भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। किसी भी भूभाग को समझने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम देखें, इसके उत्तर में चिरवेन और हरई की पहाड़ियां हैं जो एक तरह से सीमा बनाती हैं। दक्षिण पूर्व की ओर जाएं तो मैनपाट और जारंगपाट जैसे पाट प्रदेश में दिखाई देते हैं, और वहीं दक्षिण पश्चिम की जो सीमा है वो हसदेव रामपुर बेसिन और तोंगोलवा, डुला और पत्थरी पहाड़ियों से लगती है। अच्छा, अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर गौर करते हैं। इसका विस्तार अंबिकापुर और सूरजपुर के दक्षिणी हिस्सों तक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसकी भूवैज्ञानिक नींव। ये प्राचीन गोंडवाना शेल समूह पर टिकी है, और ये वो संरचना है जो इसे कोयले के विशाल भंडार से संपन्न बनाती है, जो कि लाखों साल पहले दबे हुए घने जंगलों की देन है। इसके अलावा नदियों के लगातार कटाव ने यहाँ की स्थलाकृति को कह सकते हैं तराशकर कटी सटी पहाड़ियों और घाटियों का एक अनोखा रूप दिया है। तो इस पूरे भूदृश्य को आकार देने वाले मुख्य शिल्पकार कौन हैं? वो हैं रैर और गुनगुना नदियां। ये दोनों नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, और अपने इसी प्रवाह से इन्होंने समय के साथ इस बेसिन की भूमि को धीरे धीरे काटा और तराशा है। लेकिन इस बेसिन की कहानी सिर्फ चट्टानों और नदियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक रहस्य भी छिपा हुआ है। इसी बेसिन में रामगढ़ की पहाड़ियां मौजूद हैं, और यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं। आप सोचिए, ये भूविज्ञान और मानव इतिहास का कितना शानदार संगम है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और अब हमारा ध्यान होगा हसदेव रामपुर बेसिन पर। सरगुजा बेसिन की ही तरह इसकी भौगोलिक स्थिति भी काफी दिलचस्प है। अगर आप देखें तो इसके उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्व में यह हमारे पिछले विषय यानी सरगुजा बेसिन से जा जुड़ता है। दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा कोरबा बेसिन और छूरी उदयपुर की पहाड़ियों से लगती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में हमें पेंड्रा लॉर्मी का पठार मिलता है। अब जरा इस बेसिन की खासियतों को देखते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से हसदेव नदी और उसकी सहायक नदियों ने किया है। इसका फैलाव देखें तो ये सरगुजा क्षेत्र से बिलासपुर तक फैला हुआ है, और सरगुजा बेसिन की ही तरह ये भी कोयले के प्रचुर भंडार के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि ये राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण भूभाग बन जाता है। तो अब जब हमने दोनों बेसिनों को अलग अलग समझ लिया है, तो आइए इन दोनों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर एक सारगर्भित निष्कर्ष निकालते हैं। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो कुछ समानताएं और कुछ अंतर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। पहला अंतर तो नदियों का है। सरगुजा बेसिन का निर्माण जहां रेर और गुनगुना नदियों ने किया, वहीं हसदेव रामपुर बेसिन को हसदेव और उसकी सहायक नदियों ने आकार दिया। लेकिन समानताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही विशाल पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा हैं, और दोनों में ही गोंडवाना युग के कोयले के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि इन बेसिन की एक दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये कोयले के विशाल भंडार की वजह से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ ये अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं और रामगढ़ जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को भी अपने आप में संजोए हुए हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन बहुमूल्य भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासतों का भविष्य आखिर क्या है? हम विकास की जरूरतों और संरक्षण की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके बीच एक सही संतुलन कैसे साधेंगे? ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्या किसी को मालूम है
कि दुनिया की, जी पूरी दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला यानी एम्फी थिएटर भारत में आखिर है कहाँ? खैर, इसका जवाब इसी क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व के दिल में छिपा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस रहस्य से भी पर्दा जरूर उठाएंगे। तो देखिए, हमारी इस खोज का रास्ता कुछ इस तरह से तय होगा। सबसे पहले हम इस पठार की खास भौगोलिक बनावट को समझेंगे, इसके पहाड़ और इसकी पहाड़ियां। फिर हम सीधे चलेंगे रामगढ़, जो कि इतिहास का एक जीता जागता खजाना है। वहां हम उसकी मशहूर गुफाओं के राज खोलेंगे और आखिर में इस पूरी जगह की जो मिली जुली विरासत है उस पर एक नजर डालेंगे। तो ठीक है, यात्रा का पहला पड़ाव, यहां हम पठार के उत्तरी हिस्से को देखेंगे और उन मुख्य पहाड़ियों और पर्वतों को समझेंगे जिनसे इस पूरे इलाके की शक्ल बनती है। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस इलाके की जान है, इसकी जीवन रेखाएं हैं। सबसे पहले है कैमूर पर्वत श्रृंखला, जो कि महान विंध्याचल पर्वत का ही एक हिस्सा है, एक तरह से उसका विस्तार है। फिर आती है मांचटोली की पहाड़ी, ये खास इसलिए है क्योंकि यहीं से बनास नदी निकलती है। और तीसरी है सोनहत की पहाड़ी, जो इस इलाके के लिए आर्थिक रूप से बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ सेमी कोकिंग कोयले के बड़े भंडार हैं। और यहीं पर इस इलाके में भूगोल और हमारी पौराणिक कथाएं दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुदरगढ़। स्थानीय लोग इसे सीता लेखनी कहते हैं और मान्यता यह है कि वनवास के समय माता सीता ने खुद इन पत्थरों पर लिखा था। सोचिए, ये बात इस जगह को कितना गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व देती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं इस क्षेत्र के सबसे अनमोल हीरे की तरफ, यानी रामगढ़ की पहाड़ी। ये एक ऐसी जगह है जहां आप कह सकते हैं कि इतिहास की कई परतें एक के ऊपर एक आज भी महफूज हैं। तो ये रामगढ़ की पहाड़ी है क्या? भौगोलिक रूप से देखें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक जरूरी हिस्सा है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसी है। इसका आधुनिक इतिहास शुरू होता है साल 1848 से, जब कर्नल ओस्ले ने इसे दुनिया के सामने रखा, इसे डॉक्यूमेंट किया और यहीं से इस पूरे क्षेत्र का एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक ऐतिहासिक अध्ययन शुरू हुआ। और जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें बताती है कि ये जगह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें रामायण काल से जुड़े निशान मिलते हैं, फिर समय आगे बढ़ता है और हमें मौर्य काल के शिलालेख मिलते हैं और उसके बाद गुप्त काल में तो महाकवि कालिदास ने खुद अपने मेघदूतम में इसका जिक्र रामगिरी के नाम से किया है। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ही जगह पर इतिहास के अलग अलग दौर का एक जीता जागता म्यूजियम है। तो अब रामगढ़ की पहाड़ी में और अंदर चलते हैं और इसके सबसे बड़े पुरातात्विक अजूबों यानी यहाँ की प्राचीन गुफाओं को करीब से देखते हैं। याद है, हमने शुरुआत एक सवाल से की थी? जी, अब हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं। उसका जवाब यही है, रामगढ़ की इन्हीं गुफाओं में। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि यहाँ की सीता बेंगरा गुफा ही दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन ज्ञात नाट्यशाला है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नाट्यशाला नहीं थी, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे सरगुजा की अजंता की उपाधि दी गई है। ऐसी भी मान्यता है कि भरत मुनि ने अपने महान ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना यहीं की थी, लगभग 200 ईसा पूर्व। और तो और कालिदास ने मेघदूतम में लिखा है कि आषाढ़ के महीने में यहाँ बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। साफ है, ये प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा कला और संस्कृति का केंद्र था। अब सीता बेंगरा के ठीक पास में एक और बहुत खास गुफा है, जोगीमारा। ये मौर्य काल की है और इसके अंदर एक बहुत ही दिलचस्प शिलालेख मिलता है। और ये शिलालेख किसी राजा या युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुतनुका नाम की एक नर्तकी और देवदत्त की प्रेम कहानी को बयां करता है। ये हमें उस दौर के समाज की खूबसूरत झलक देता है। तो इन दोनों गुफाओं की तुलना करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक तरफ है सीता बेंगरा गुफा, जो दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला है, जिसका नाता नाट्यशास्त्र और गुप्त काल के साहित्य से है, और दूसरी तरफ है जोगीमारा गुफा, जो एक निजी, एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी सुनाती है, वो भी मौर्य काल के एक शिलालेख के जरिए, जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। ये दोनों गुफाएं मिलकर इतिहास की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। अच्छा, इन दो मुख्य गुफाओं के अलावा भी रामगढ़ में देखने लायक जगहें हैं। जोगीमारा के पास ही लक्ष्मण बेंगरा नाम की गुफा है। फिर एक जगह है हाथीपोल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी सुरंग है, इतनी बड़ी कि उसमें से एक हाथी निकल जाए।
और इसी हाथीपोल गुफा के अंदर एक पवित्र तालाब भी है, जिसे सीता कुंड कहते हैं। ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तो अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर आइए जरा एक बार फिर उन सब चीजों पर गौर करते हैं जो हमने देखी और समझी। तो हम क्या कह सकते हैं? यही कि पूर्वी बघेलखंड का पठार सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही नायाब जगह है। एक ऐसा कैनवस है जहां पर भूगोल, हमारी पौराणिक कथाएं और जिसे हम प्रामाणिक इतिहास कहते हैं, वो सब मिलकर एक बेहद दिलचस्प कहानी बुनते हैं। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। सोचिएगा जरूर, भला ऐसी और कौन सी जगह हो सकती है जहां प्रकृति, पौराणिक कथाएं और इतिहास तीनों का इतना गहरा संगम सीधे उस जमीन पर, उन पत्थरों पर लिखा हुआ मिले? क्या कहीं और चट्टानें सिर्फ चट्टानें ना होकर हजारों साल के इतिहास की गवाह होती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।